हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते थे। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के जो होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पेपर को सॉल्व करने में। हिंदी के मेरे वीडियोस होते हैं तो बहुत कमेंट्स आते थे कि मैम आप इंग्लिश में भी वीडियो बनाइए। और दूसरा बेनिफिट आपको अब आज के वीडियो से मेरे ये मिलेगा कि जो बच्चे अब चंडीगढ़ का एग्जाम देने वाले हैं, तो लास्ट टाइम तो चंडीगढ़ का पेपर इंग्लिश में हुआ था जो हमारा सब्जेक्ट का है, फाइन आर्ट का। तो उन लोगों के लिए भी ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं अब आज से। इसमें हम इंग्लिश के एमसीक्यू पढ़ेंगे और उसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में है आपको समझाते रहेंगे साथ साथ। क्योंकि अगर पेपर इंग्लिश में आता है और आपको कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, बट आप उसकी अगर प्रैक्टिस करोगे, आप उसकी प्रैक्टिस में रहोगे तो आप आसानी से कर लोगे। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारा अपना सब्जेक्ट है, चीजें हमें पता है, क्वेश्चंस हमें पता होते हैं कि क्या बोल रहा है, थोड़ा सा उसको समझने का है। होता है कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ने में, बट हम अगर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें सॉल्व करने में उसको आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई सीरीज जिसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी वो मैं जो बोलती रहूंगी उसके साथ साथ अपने अगर नोट चाहें तो बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि पेपर अगर इंग्लिश में आता है चंडीगढ़ का तो वो आप आसानी से कर लोगे। इसके अलावा जो ये सीरीज है उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी जो बच्चे अभी तक मेरे से कमेंट्स करके बोलते थे कि मैम आप इंग्लिश मीडियम में भी हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। अब इस सीरीज में सबसे पहला वीडियो जो हम लेके आए हैं वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, तो इसके हम 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ विद एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि आपने मेरे पहले वीडियो भी जो देखे हैं, बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं एग्जाम्पल से आप लोग को ज्यादा समझाती हूँ और आप लोगों को विजुअल ज्यादा समझ में आ जाता है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। What is the primary element used to create art? बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। जिन्होंने वीडियो मेरा नहीं देखा है वो चंडीगढ़ का मैंने पेपर डाल रखा है, उस पे जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कैसे आते हैं। उसके बेस पे ही मैंने ये सीरीज शुरू करी है जिससे आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड टू क्रिएट आर्ट। जब हम कोई कला बनाते हैं, कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, मीन्स हम आर्ट के फॉर्म में आ जाएं तो सारी चीजें आ जाती हैं। अगर उस स्कल्पचर की बात करें, ग्राफिक की बात करें या पेंटिंग की बात करें, तो हम बेसिकली यहाँ आर्ट की बात हो रही है पूरे ही उसकी। उसमें हम ये पूछ रहा है कि प्राइमरी एलिमेंट क्या है, मेन क्या होता है। मतलब हम कुछ भी एक पेपर है उसमें शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो क्या हुआ उसका प्राइमरी। अब तो जैसे प्राइमरी में अब क्या है, जो अब बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं या और भी बहुत सारे नए नए मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं उससे काम करते हैं। तो डायरेक्ट कलर ब्रश से भी, पेंट से डायरेक्ट भी कर देते हैं, वो अलग चीज है। बट हमसे पूछा गया है प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड टू क्रिएट आर्ट। प्राइमरी मीन्स मुख्य तत्व क्या है, मुख्य क्या है। तो मुख्य है हमारा, आंसर मैंने यहाँ दे रखा है। और आप लोग साथ साथ चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। मेन है हमारा लाइन। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं। वॉट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग निगेटिव स्पेस इन आर्ट कंपोजिशन। इसके साथ आपको एक बात और बताएंगे, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप मेरा जो फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट है और कंपोजिशन के ऊपर भी मैंने जो डिटेल वीडियोस बनाए हैं, हर एक उसके अंदर टॉपिक है, लाइन, कलर, टेक्सचर, इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाके मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो।
तो उस प्लेलिस्ट से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट तो अभी आप डीएसएसबी का भी अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो, या अब चंडीगढ़ के बच्चे जो चंडीगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अभी बिहार में भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बेसिक है टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट, कला के मूल तत्व। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अगर हमें जीरो से स्टार्ट करना है अपनी तैयारी करनी, तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उस पे मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखा है, वहां पे निगेटिव स्पेस क्या होता है, पॉजिटिव स्पेस क्या होता है, आर्ट कंपोजिशन में इसका उपयोग कैसे होता है। तो ये सारी चीजें उसमें हैं, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है कंपोजिशन में, जब हम नेगेटिव स्पेस उस पे रखते हैं। ठीक है, एक कंपोजिशन में मेन क्या होता है, एक पॉजिटिव स्पेस होता है और एक निगेटिव स्पेस होता है। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप लोग को पूरा डिटेल में देखना है, तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट में जाके जो इंडिविजुअल इस टॉपिक पे हैं उस पे जाके आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बेसिकली कंपोजिशन में दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्पेस। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है जो निगेटिव स्पेस होता है वो हम किस पर्पस, उसका क्या उद्देश्य होता है बनाने के लिए। तो उसका उद्देश्य होता है टू ऐड डेप्थ एंड बैलेंस, मतलब किसी भी कंपोजिशन में जो गहराई होती है और चित्र का जो एक संतुलन होता है, उसको बनाने के लिए हम निगेटिव स्पेस का यूज करते हैं। अब बात आई निगेटिव स्पेस क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आया होगा अभी कि निगेटिव स्पेस क्या होता है। तो निगेटिव स्पेस वो होता है जो हमारा मेन पॉइंट होता है, जो मेन कंपोजिशन होता है उसका जो आसपास का एरिया होता है वो हमारा होता है निगेटिव स्पेस। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव स्पेस और एक होता है निगेटिव स्पेस। आपको अगर एग्जाम्पल से समझाएं तो निगेटिव स्पेस आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको हमेशा विजुअल से ही ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर को ही ले लें, सपोज ये है हमारी पॉजिटिव और निगेटिव स्पेस का एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए ये फोटोग्राफी का है, ये पॉजिटिव और इसके बीच का जो स्पेस हो गया निगेटिव स्पेस, ये हो गया मेन, ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्पेस, इसके आसपास का जो ये हो गया हमारा निगेटिव स्पेस। तो जो मेन हमारा कंपोजिशन होता है, मेन डिजाइन होती है, मेन पार्ट होता है, उसके आसपास का एरिया जो होता है वो होता है हमारा निगेटिव स्पेस। अब इस निगेटिव स्पेस का उपयोग यहाँ पे क्या किया गया है, डेप्थ दिखाने के लिए और क्या करने के लिए, किसी भी चीज किसी भी पिक्चर में बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो और डिटेल में देख सकते हो जाके। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए एक और दिखाते हैं, चलिए इसमें ये देखिए, ये है पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव स्पेस का अंतर एकदम साफ समझ में आ रहा है। जो ब्लैंक है बीच में व्हाइट कलर से ही हो गया हमारा निगेटिव स्पेस। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक डिजाइन भी फील हो रही है और क्या है, फेज भी है दो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को चीजें क्लियर हो गई निगेटिव स्पेस की। नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म कलर, सभी को पता होगा, इसका ज्यादा टफ नहीं है। और आप लोग कमेंट्स करके बताते रहिएगा कि ये क्वेश्चंस जो इंग्लिश में हैं आप लोग को समझ में आ रहे हैं आसानी से। आई थिंक ये हिंदी वालों को भी बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप आसानी से वहां पे आंसर कर सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म कलर, वार्म कलर कौन सा होता है इनमें से, ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल। तो आपको पता है इसमें हमारा रेड कलर है वार्म कलर यानी गर्म कलर। विच, इसको उष्ण भी कहीं कहीं लिख देता है, अगर हिंदी में पूछता है तो कहीं कई बार पूछ देता है कि उष्ण कलर क्या है। ठीक है, शीत कलर क्या है, शीत वर्ण क्या है, उष्ण वर्ण क्या है, तो वही इंग्लिश में पूछा गया है हमारा कि, या वार्म कलर क्या है, वार्म कलर हो गया हमारा रेड। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स टू क्रिएट विजुअल हार्मनी। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने लगा रखा है।
अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एस विच प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल है डिजाइन का जो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स टू क्रिएट विजुअल हार्मनी। ठीक है, विजुअल हार्मनी मतलब जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसको देख के जो हमें समझ, मतलब जैसे कोई कंपोजिशन है उसमें अगर किसी चीज की रिपीटेशन है, कोई चीज बार बार, जैसे कोई डिजाइन है अगर स्क्वायर में बनाया है और स्क्वायर के अंदर हम कोई चीज की एक तरीके से एक डिजाइन बना के फिर दूसरी उसी पे बना रहे हैं, तो वो एक तरीके से रिपीटेशन हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल कौन सा है, इसके अंदर कंट्रास्ट में आता है कि यूनिटी में आता है कि मूवमेंट में आता है कि इम्फेसिस में आता है। ये सब संयोजन के सिद्धांत के क्वेश्चंस हैं, बस इसको थोड़ा हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखा गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट ये आप लोगों के लिए इसलिए यूजफुल होने वाला है क्योंकि जब आप अगर चंडीगढ़ का एग्जाम दोगे तो उसमें इंग्लिश में पेपर आएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या हो गया, कौन सा प्रिंसिपल होता है, वो होता है हमारा यूनिटी। ठीक है, आपको अभी एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी मैंने लगा रखा है। ठीक है, ये देखिए ये रिपीटेशन है, यहाँ पे बनाया हुआ है सर्किल, सर्किल के अंदर डिजाइन है, तो ये डिजाइन का रिपीटेशन है, तो ये एक तरीके से पूरी पिक्चर को बैलेंस कर रहा है और चित्र में एक हार्मनी, मतलब एक अच्छा जो सुंदरता है होती है ना उसको प्रेजेंट कर रहा है। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, वो चित्र की एकता, यानी जो यूनिटी होती है इंग्लिश में बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है। अगर चित्र में ये डिजाइन कहीं, ये डिजाइन दूसरी, तो क्या एक तरीके से बिखराव होता है और विविधता होती है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, बट ये क्या है एक तरीके से एक जैसे फॉर्म है, तो ये क्या आ गया हमारा, उसको बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है आई थिंक। नेक्स्ट है, ये सबसे इजी है और इसका आंसर आप लोग दोगे, और इसमें ऑलरेडी मैंने आंसर लिख रखा है, ये ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया है, नेट के पेपर में भी पूछा गया है। तो क्या हो गया इसमें, व्हाट इज द स्पोरो इन आर्ट, द कंट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क। ठीक है, इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, चियरोस्क्योरो बोलते हैं, क्योरोस्क्योरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द कंट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क। इसको भी देख लेते हैं, लाइट एंड डार्क का है ये हमारा। ये देखिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ये गर्ल है, इसके ये ब्लैक और ये पूरा वाइट, इस पे देखिए लाइट और डार्क का कैसा शेड पड़ रहा है पूरा, ये हो गया हमारा कंट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, 6 नंबर का है, वॉट, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वॉट डज द टर्म बैलेंस रिफर टू इन आर्ट कंपोजिशन। ठीक है, बैलेंस जो होता है शब्द, टर्म बैलेंस शब्द मतलब बैलेंस का है, रिफर टू इन आर्ट कंपोजिशन, आर्ट कंपोजिशन में किस चीज को डिस्क्राइब करता है, किस चीज को प्रेजेंट करता है, कि मतलब एक तरीके से ये पूछ रहा है कि अगर कोई कंपोजिशन है तो उसमें बैलेंस है क्या आखिर। बैलेंस मतलब होता है ना एक भार, हिंदी में बोलते हैं उसको भार, तो वो क्या है, कंपोजिशन में भार कैसे हो सकता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जब आप कोई भी विजुअल देखो तो आपको समझ में आता है, आप चित्र देखो, कोई कंपोजिशन देखो, उसमें आप अगर इमेजिन करो कि कोई एक पेपर, वाइट पेपर पे अगर हमने कोई डिजाइन बनानी है और पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में पूरी डिजाइन बना दी है, राइट हैंड साइड पूरा खाली है, या राइट हैंड साइड में पूरी डिजाइन बना दी, लेफ्ट हैंड साइड पूरा खाली है, तो वो एक पेपर में बैलेंस नहीं होगा। ये बहुत सिंपल टर्म में आपको समझा रहे हैं, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, कि अगर हमें बैलेंस देखना है तो हम पिक्चर को देखें और देखें कि चित्र को देखते ये समझ में आना चाहिए कि हाँ चित्र में जो कंपोजिशन है, चीजें बनी हुई हैं, वो चारों तरफ बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ कुछ ज्यादा बन दिया, दूसरी तरफ का पूरा ब्लैंक लग रहा है, तो वो बैलेंस उसमें नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो राइट आंसर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट आ गया ना, वही मतलब इसको मैंने हिंदी में आप लोग को डिस्क्राइब कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। जब मतलब हम आंखों से देखते हैं तो हमारी आंखें चारों तरफ पेपर पे एक समान जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक तरफ हमारी आंख रह गई, लेफ्ट हैंड साइड पे पेपर में ज्यादा पिक्चर है, ज्यादा कंपोजिशन है, तो हमारा उसी तरफ ध्यान है, दूसरी तरफ नहीं है, तो क्या हुआ एक तरीके से जो हमारे आंखों का विजुअल मतलब जो दृश्य है हमारे आंखों से जो हम देख रहे हैं, वो जो हमारी आंखें हैं वो चारों तरफ बैलेंस देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो और एक ही तरफ आपने देख लिया। ठीक है, जो जो अगर कंपोजिशन बनाया गया है तो पूरे पेपर में बैलेंस होना चाहिए। इसका लिए एग्जाम्पल भी आपको
समझा देते हैं। ये देखिए मिनिएचर का है। आप चित्र को देखो। चित्र में अगर आप सपोज करो, बहुत ही सिंपल टर्म से समझाते हैं कि सपोज करो कि आप इस मिनिएचर में, मैंने मिनिएचर दिया, आप कोई भी कंपोजिशन उठा के देख लेना और जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग आप उस बातों को गौर करना। अब यहाँ पे दो लोग खड़े हैं। अब इसमें आप देखिए कि अगर पीछे यहाँ पे पूरा ये ब्लैंक कर देते और आगे केवल ये दोनों खड़े होते और पूरा पेपर ऐसे ही ब्लैंक होता तो कैसा लगता। और ये अगर क्या करते कि एक ही साइड में, पेपर के बीचों बीच बैलेंस है ना, दोनों लोग बीचों बीच खड़े हैं, अगर इस पेपर के या सपोज करो ऊपर के साइड या कहीं एकदम नीचे के साइड या कहीं पे भी एक कोने पे ये दोनों फिगर बने होते तो आपको कैसा लगता। आपकी नजर सबसे पहले उस फिगर के ऊपर चली जाती, पूरे पेपर पे नहीं जाती। ठीक है। तो ये कंपोजिशन की सुंदरता होती है, कंपोजिशन का मेन एलिमेंट्स ये सब माने जाते हैं कि आपके पेपर में बैलेंस भी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसको डिस्क्राइब करती हैं। तो हमारा क्या हो गया, चित्र में क्या है, बैलेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है, Which of the following is an example of a geometric shape? Geometric shape क्या है, सर्कल है, क्लाउड है, लीफ है, माउंटेन है। तो geometric shape है हमारा एक सर्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। What is the purpose of a vanishing point in perspective drawing? ठीक है। What is the purpose of vanishing point in perspective drawing? Perspective drawing आप लोग को पता ही होगी। ठीक है। परिपेक्ष जिसको बोलते हैं, टू क्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस। जब हम किसी चीज में डेप्थ और डिस्टेंस बनाते हैं, गहराई दिखाते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी दिखाते हैं, तो क्या होता है, तो वहां पे हमारा पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है। बहुत इजी एग्जांपल है आप लोगों ने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है। ये देखिए ध्यान से, वेनिसिंग पॉइंट है, दोनों पॉइंट, रोड को देखिए, रोड के एकदम लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे वीपी लिखा है, वेनिसिंग पॉइंट हो गया। ठीक है। तो वहां ये हमें क्या दिखा रहा है, एक तरीके से परिपेक्ष दिखा रहा है, एकदम से जाके वहां पे दोनों पॉइंट मिल गए जाके, तो वो हो गया हमारा वैनिसिंग। अब क्या दिखा रहा है, डेप्थ और डिस्टेंस, मतलब दूरी दिखा रहा है कि वो कितना दूर है। और यही इसी तरीके से हम डेप्थ दिखाने के लिए भी पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कलर। आप लोगों को क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा लग रहा है, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए सब कुछ मिक्सअप नहीं किया है, इसलिए एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। कि सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ आर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इंडियन आर्ट पे भी आएंगे, फिर हम वेस्टर्न आर्ट पे भी आएंगे, फिर हम ग्राफिक पे आएंगे, और स्कल्पचर पे भी आएंगे, टेम्पल पे भी आएंगे। तो ये सारी ही चीजों को हम ऐसे ही डिटेल में एक एक करके समझते चलेंगे और आपकी साथ साथ तैयारी होती रहेगी। इससे दो बेनिफिट है, एक तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको आसानी हो जाएगी, और जो बच्चे अभी चंडीगढ़ का एग्जाम देंगे तो उनको इन पेपर से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बहुत आसानी से, बहुत इजी से वो ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन सा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा प्राइमरी कलर कौन सा होता है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे येलो। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑन अ टू डायमेंशनल सरफेस। ठीक है। अब पेपर होता है हमारा टू डायमेंशनल, ये सभी को पता है। अब इसी पेपर पे, इसी ड्राइंग पेपर पे हम, इसी कैनवास पे हम हमेशा क्या, थ्री डायमेंशनल बना लेते हैं, चित्र बनाते हैं थ्री डायमेंशनल। और वो क्या होता है, एक तरीके से वो दृष्टि भ्रम, इल्यूजन को हिंदी में बोलते हैं हमारा दृष्टि भ्रम। ठीक है। दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक होती, कैसे जो हम टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल ऐसे इल्यूजन पैदा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो वो हमारा अभी हमने पहले भी पढ़ा है, तो वो हम किसके जरिए करते हैं, वो हम पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य के द्वारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ये देखिए टू डायमेंशनल है, इल्यूजन है इसमें। आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ब्लॉक्स पूरा नीचे तक है, और ये बनाया कैसे है इन्होंने, पेंसिल पेपर से, और ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल। तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिप्रेक्ष्य। पहले पे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना, परिप्रेक्ष्य का यूज हम क्या करते हैं, डेप्थ दिखाने के लिए, और क्या दिखाने के लिए हम करते हैं,
दूरी दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट पूछ लिया है कि टू डायमेंशनल में हम थ्री डायमेंशनल करके इल्यूजन को दिखाते हैं, तो वो क्या टेक्निक कहलाती है? वो हमारी कहलाती है परिप्रेक्ष्य। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पे। आई थिंक आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या अगर आपको लगता है और ज्यादा इजी वे में हम आपको समझाएं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना इंग्लिश में लिखा है उतना ही मैं हिंदी में आपको बताते चलूं, ताकि आप लोग अगर अपने नोट्स भी बना रहे हो और जो भी बच्चे हैं तो वो उनको आसानी रहे। Which of the following is an example of a complementary color pair? कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर कौन कौन से होते हैं? रेड एंड ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट है व्हाट इज द गोल्डन रेशियो ऑफन यूज्ड फॉर इन आर्ट कंपोजिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो एक गोल्डन रेशियो होता है वो एक मैथमेटिकल टर्म होता है, बट उसका हम डिजाइन में यूज करते हैं। ठीक है। ये अब जैसे कई बार अब हमें पता होगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। गोल्डन रेशियो, लोग सोचेंगे अरे गोल्डन रेशियो क्या, अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बट क्या होता है कि पिक्चर में एक तरीके से जैसे जो हमारा कंपोजिशन होता है उसका एक बेसिकली रेशियो होता है। चूजिंग कलर स्कीम पूछ रहा है, क्रिएटिंग बैलेंस एंड हार्मनी, एम्फेसाइजिंग द फोकल पॉइंट, एडिंग टेक्सचर टू द आर्टवर्क। तो इसका पहले तो लिख लीजिए, राइट आंसर है क्रिएटिंग बैलेंस एंड हार्मनी। गोल्डन रेशियो है ये। स्वर्णिम विभाजन बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज अगर हो तो आपको ध्यान होगा, स्वर्णिम विभाजन बोलते हैं। ठीक है। ये इस टाइप से होता है पिक्चर में कंपोजिशन, तो इसको बोलते हैं हम स्वर्णिम विभाजन या गोल्डन रेशियो। ठीक है। ये देखिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द टर्म फॉर द रिलेटिव लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। अब किसी भी, ये मैंने, आप लोग जाके देखना मेरे फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट में मैंने जो कलर वाला वीडियो डाला है उस पे ये बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मैंने ये चीज समझाई है वैल्यू के बारे में। उसमें आपको और क्लियर होगा क्या होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द रिलेटिव रिलेटिव लाइटनेस। किसी भी पिक्चर में लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर, किसी कलर की लाइट और डार्कनेस को हम क्या बोलते हैं? वो उस कलर की वैल्यू होती है। ठीक है। व्हाट डज द टर्म रिदम रिफर टू इन आर्ट कंपोजिशन। अब क्या कह रहा है कि जो रिदम शब्द है वो आर्ट कंपोजिशन में क्या दिखाता है? तो जो रिदम होता है, रिदम मतलब ही समझ में आ रहा है, किसी भी चीज की रिदम, लयात्मकता, लय। ठीक है, इससे मतलब है रिदम मीन्स लय, लयात्मकता। तो इसका राइट आंसर है हमारा रिपीटिशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं और उसमें रिदम लानी होती है तो कुछ हम ऐसे मतलब पिक्चर में ऐसी डिजाइन बनाते हैं या हमारा कंपोजिशन ऐसा होता है कि हमारा चित्र थोड़ा सा लयात्मक लगे, मतलब एक तरीके से उसमें गति हो, ऐसा ना हो कि हमारा चित्र एकदम बेकार लगने लगे। तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। जो हम देख रहे हैं उसको रिपीट करना, उससे हमारे चित्र में क्या आती है? रिदम आती है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं मैंने। उसके अलावा अगर कंफ्यूजन होता है तो आप जाके एक बार फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट को भी पढ़ लेना, उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। नेक्स्ट आते हैं, 14 नंबर हो गए हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी कलर। ठीक है। ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज। ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है। जब दो प्राइमरी कलर को मिला के बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी कलर वाले वीडियो में ये डिस्क्राइब कर रखा है मैंने। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म प्रोपोर्शंस रिफर टू इन आर्ट। ठीक है। प्रोपोर्शंस का यूज क्यों होता है, मतलब
शब्द का प्रयोग आर्ट में किस तरीके से होता है? द यूज ऑफ स्केल एंड साइज रिलेशनशिप, द बैलेंस ऑफ विजुअल एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, द एम्फेसिस ऑन फोकल पॉइंट्स। तो राइट आंसर है यहाँ पे द यूज ऑफ स्केल एंड साइज रिलेशनशिप। ठीक है, प्रोपोर्शन मतलब उचित नाप क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा है कि एक साधारण जो मनुष्य की नाप होती है वो कितने ताल का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर जैसे उसमें बताया गया है कि एक बालक है उसका कितने ताल का होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। राइट, प्रोपोर्शन क्या होता है? तो उसमें क्या इसका टर्म का यूज क्या होता है? द यूज ऑफ ए स्केल एंड साइज रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे एक बच्चा है तो वो छोटा है तो उसको हम कितने ताल में बनाएंगे, या एक बड़ा है, फिर एक लेडी है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो उस सबका अलग अलग प्रोपोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिक शेप? ऑर्गेनिक शेप क्या है हमारा? तो ऑर्गेनिक शेप है हमारा सर्कल। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे लगा लीजिए ऑर्गेनिक और फॉर्म शेप का, फॉर्म का, तो वो है हमारा सर्कल। नेक्स्ट है हमारा, वॉट इज द टर्म फॉर द एरिया विद इन एन आर्ट वर्क वेयर द व्यूअर्स आई इज ड्रॉन टू फर्स्ट? सबसे पहले जब हम पिक्चर देखते हैं, कोई भी कंपोजिशन देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो आई है वो किस पे जाती है? हमने पढ़ा था ना संयोजन के सिद्धांत पे, तो वो होता है हमारा फोकल पॉइंट। मींस जो मेन अट्रैक्शन होता है, एक तरीके से होता है प्रभाविता, जो हिंदी में हम बोलते हैं ना प्रभाविता। तो जो मेन अट्रैक्शन है, हम सबसे पहले, आप इसका बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल है जब अजंता का जो पद्मपाणी बोधिसत्व है उसका फोकल पॉइंट क्या है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। उसमें जो पद्मपाणी का चित्र बना है उसमें वो गुलाब का फूल पकड़े हुए कमल का फूल पकड़े हुए हैं। वो वो पिक्चर उसमें जो सबसे पहले हमारी नजर उसी पे जाती है, गौतम बुद्धा की जो बनाया हुआ है, तो वो बोलते हैं एक तरीके से फोकल पॉइंट। चित्र को देखते ही तुरंत सबसे पहले नजर हमारी किस चीज पे जा रही है? ठीक है, कहीं आप अभी भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ते समय आप ये गौर करना, आसपास कोई भी चित्र हो, कुछ भी देखो आप, कोई अच्छी सी डिजाइन या कुछ, उस पे आप सबसे पहले आंख, आपका जो पॉइंट है आंख का, वो देखो आप किस चीज को देख रहा है। सपोज आप कोई कार्ड देखते हो जब आपको कोई देता है, या आप कभी बाहर जाते हो, कोई सीनरी लगी होती है या कुछ डिजाइन बनी होती है, तो सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे जाके हमारी नजर टिकती है। ठीक है, तो वो होता है उस कंपोजिशन का फोकल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर तक हमने शायद पढ़ लिया है, 19 नंबर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टेक्सचर इन आर्ट? ठीक है, टेक्सचर जो होता है उसका यूज हम क्यों करते हैं आर्ट में? तो ये भी आप लोग को आई थिंक इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। वो हम टेक्सचर यूज करते हैं किसी भी चीज की डेप्थ और रियलाइज कराने के लिए, उसका फील कराने के लिए, डेप्थ और रियलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द पाथ द व्यूअर्स आई टेक्स थ्रू एन आर्ट वर्क? एक जगह से हमारी आंख कंपोजिशन में दूसरी जगह जब घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो होता है मूवमेंट। ठीक है, पिक्चर हमने देखी, कोई कंपोजिशन हमने देखा, सबसे पहले अभी हमने आपको एक मिनिएचर पेंटिंग दिखाई, तो सपोज आपने सबसे पहले वो जो बीच में एक पेयर खड़ा है, कपल खड़ा, उसके ऊपर हमारी नजर पड़ी, उसके बाद फिर हमारी नजर ऊपर आकाश की तरफ जहाँ बादल बनाए हैं, या पीछे बगीचा है, या घर बने हैं, या फ्लावर बना है, जो भी बना है, आसपास पक्षी बना है, उसके ऊपर घूमती है, उसके पास जाती है, तो इस चीज को हम इस शब्द इस के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? वो होता है हमारा मूवमेंट। ठीक है, गति। अब ये सारी चीजें हो गई हमारी कंपोजिशन के लिए और फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट के लिए। आई होप 20 क्वेश्चंस लेके हम चलेंगे, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आसानी से चीजें क्लियर करते आपको समझाते हुए चलेंगे, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई और कमेंट्स हो तो आप इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो।
और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ये बताना कि आप लोगों को ये इंग्लिश की सीरीज कैसी लग रही है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के अलग से हैं जो जिनका कंफ्यूजन होता है कि उन्हें कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस चाहिए। और सबसे बेस्ट पार्ट तो अभी आप लोग के लिए ये हो जाएगा कि अगर चंडीगढ़ का एग्जाम होगा, इंग्लिश में ही हुआ था लास्ट टाइम, आई थिंक 2015 में, तो वो पूरा इंग्लिश में ही आया था, सिंपल इंग्लिश थी, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। मैंने उसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के लिए सीरीज शुरू करी है, ताकि आप जब पढ़ो तो आप लोगों को इतना कंफ्यूजन ना हो। और ये क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब इस पे ही नेक्स्ट हम आगे चलते रहेंगे, एक एक चीज को और कवर करेंगे। या किसी एक पॉइंट पे आपको लगता है कि आप ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट्स करके कि मैडम आप इस पे वीडियो और बना दो। तो हम, नहीं होगा तो कंटिन्यूअस हम फंडामेंटल ऑफ आर्ट या कंपोजिशन ऑफ आर्ट पे हम दोबारा फिर से वीडियो एक और नए क्वेश्चंस नए तरीके से लेके आएंगे। आई होप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इससे आपको एक की बजाय चार क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन से आप कोई डर नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोग के लिए क्वेश्चंस आएंगे। एक बार आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है। इस वीडियो को पॉज करके देखो, अगर हिंदी में वो अपने नोट्स बना रहे हो तो हिंदी में बनाओ। बट अगर आप प्रॉपर चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आई थिंक आप लोग को इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है और आपके लिए वो सफिशियंट होगा। ऐसी ही सीरीज को हम शुरू करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग 20 क्वेश्चंस लेके आपको के लिए आएंगे और अच्छे से अच्छे टॉपिक को लेके आएंगे जो सारे के सारे हमारे सिलेबस में कवर हो। टेम्पल और आर्किटेक्चर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको यहाँ पे अभी बता दिया है। आप जाके मेरे वीडियोस में जाके देखना, सैंपल पेपर पड़ा हुआ है जो 2015 में हुआ था, वो आप लोग जाके जरूर एक बार देखना और उससे प्रैक्टिस करना। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी फिर लाइन से हम चलेंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट पे आएंगे और उस पे जो ये सीरीज शुरू करी है उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने सिलेबस की तैयारी करते रहेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स करिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।